Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स एकेडमी। आज हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो टेक्निकल सेक्शन है एचआर, उसी से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स जंप टू दैट क्वेश्चन। यस, सो आफ्टर जनरल सेक्शन जो हमारा टेक्निकल सेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देयर आर सम 96 क्वेश्चंस जिसे हम लोग आज सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, शुड वी स्टार्ट? यस, चलिए। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप देख पा रहे हैं। यस, यहाँ तक जूम हो सकता है प्रॉपरली, तो आई होप आप देख पा रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर बहुत ही ज़्यादा छोटे लेटर्स में होगा तो मैं बताती जाऊंगी, बोलती जाऊंगी, जिससे भी आपको पता चलता रहेगा। इन केस द साइज ऑफ द क्वेश्चंस इज वेरी स्मॉल। अभी तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। Dash is an incentive plan that engages employees in a common effort to achieve productivity objective and share the gains. ठीक है, अब देखिए, इसमें प्रोडक्टिविटी वर्ड भी है, गेन्स वर्ड भी है। ठीक है, और ओवरऑल एक ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट की भी बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, गेन शेयरिंग प्लान, प्रोडक्टिविटी शेयरिंग प्लान, ऑर्गेनाइजेशन वाइज इंसेंटिव प्लान। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा गेन शेयरिंग प्लान होगा। सबसे पहले गेन शेयरिंग प्लान क्या होता है और गेन शेयरिंग प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान क्या होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। तो basically there are 3 types of individual plans which are individual level, group level and then organizational level। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल की बात नहीं हो रही। जो प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग प्लान है ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल इंसेंटिव प्लान्स है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल में भी 3 तरह के इंसेंटिव प्लान्स आते हैं। पहला प्रॉफिट शेयरिंग, दूसरा गेन शेयरिंग और तीसरा इशॉप, यही है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी शेयरिंग इज डिफरेंट, जिसमें कि अगर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कुछ अगर एग्रीमेंट हुआ तो वो होगा। तो देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है ना, उसमें एम्प्लॉय जो है वो एनी परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट वो एम्प्लॉय से शेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो भी प्रॉफिट हुआ उसका परसेंटेज शेयर करते हैं। और गेन शेयर में क्या होता है, देखिए, गेन शेयर में, हाँ, तो जो गेन शेयरिंग होती है उसमें हमारा मेन एम क्या होता है कि हम लेबर कॉस्ट को कम से कम करें। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, लेबर कॉस्ट को कम करें। दैट इज कि कॉपरेशन इंक्रीज हो, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो अमंग वर्कर्स कि हमें अपना कॉस्ट कम से कम करना है, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट होना है ना। तो गेन शेयरिंग क्या है, एक एवरीडे प्रोसेस में अप्लाई होता है। गेन शेयरिंग एवरीडे प्रोसेस में होता है कि हर दिन जो वेस्ट का एलिमिनेशन हो वो कम से कम हो। एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है कि वो वर्क हार्ड। तो यहाँ पे एक लोग सब साथ में काम करते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, इम्प्रूवमेंट इंक्रीज हो, एक अपना अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन होता है। तो वो होता है गेन शेयरिंग। और यहाँ से जो फाइनेंशियल गेन्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो वर्कर्स के साथ शेयर किया जाता है। तो गेन शेयरिंग डे टू डे कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। तो कॉमन एफर्ट, यहाँ पे भी वर्ड देखिए, कॉमन एफर्ट है, जिसमें कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं और उसके बाद गेन्स को शेयर करते हैं। इसीलिए हमारा आंसर पॉइंट नंबर 2 होता है। ऐसा अगर रहता कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अगर प्रॉफिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट वो शेयर कर रही है, बिकॉज एक ऑब्लिगेशन हो जाता है मैनेजमेंट का वर्कर्स के साथ प्रॉफिट को शेयर करना है, तो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान होता है, राइट। उसके बाद चलिए, आई होप समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। डैश इज एन इंसेंटिव पेमेंट दैट इज गिवन टू एन एम्प्लॉय अंडर वंस नॉर्मल स्टैंडर्ड वेज गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, डैश इज एन इंसेंटिव पेमेंट दैट इज गिवन टू एन एम्प्लॉय बियॉन्ड वंस नॉर्मल स्टैंडर्ड वेज। किसी भी इंसान के नॉर्मल स्टैंडर्ड वेज के अबव कोई इंसेंटिव पेमेंट को हम क्या कहते हैं? कमीशन, मेरिट, इंसेंटिव्स और बोनस।
ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर बोनस है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बियॉन्ड वन नॉर्मल स्टैंडर्ड वेज। ठीक है, तो देखिए इंसेंटिव इसका आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो इंसेंटिव और बोनस में क्या डिफरेंस होता है। इंसेंटिव जो होता है ना, वो इनफैक्ट पहले से डिसाइड होता है कि अगर टारगेट आपने सपोज टारगेट आपने 10% इंक्रीज किया तो आपको इंसेंटिव कुछ भी 100 रुपीज मिलेगा। टारगेट आपने 20% इंक्रीज किया तो इंसेंटिव कुछ भी 200, या कोई भी इंसेंटिव प्लान पर डिपेंड करता है, प्री डिसाइडेड होता है। बोनस क्या होता है, बोनस जो होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ेंगे, इट इज गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बोनस क्या होता है, साल के अंत में मिलता है, और ये प्री डिसाइडेड नहीं होता। कंपनी को जितनी प्रॉफिट होती है उस हिसाब से बोनस दिया जाता है। बोनस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आपने पढ़ा है ना, बोनस का कैलकुलेशन एंड ऑल सब आप वहां से आप यहाँ पे सोच सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें बोनस ही मिलता है, इंसेंटिव तो कभी भी मिल जाएगा। और उसके बाद अगर बताओगे मेरिट पे क्या होता है, तो मेरिट पे वो पे होती है जो कि हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज होती हैं, उनको दिया जाता है। तो मेरिट पे इज बिकॉज ऑफ योर स्किल, योर मेरिट, योर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इट कैन बी लाइक इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन बोनस, इंक्रीज इन कमीशन, कुछ भी डिपेंडिंग अपॉन द प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट इसका फंडामेंटल क्या है कि आपके मेरिट के हिसाब से पे मिल रहा है। कमीशन क्या हो जाता है, तो जो कमीशन है ना, कमीशन इज एन अमाउंट ऑफ मनी जो कि एम्प्लॉयर पे करता है फॉर एनी स्पेसिफिक टास्क, या फिर कोई अगर आप नया बिजनेस लेकर आ रहे हो, यू आर क्रिएटिंग सम न्यू बिजनेस बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ऑफ द कंपनी। तो सेल्स कमीशन भी होते हैं अगर आप कुछ नया बिजनेस लेके आ रहे हो और कुछ नया टास्क, कुछ पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट कर रहे हो, तो वो सब पे कमीशन होता है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चंस को फिर से पढ़ेंगे, इंसेंटिव पेमेंट्स दैट इज गिवन टू एम्प्लॉय बियॉन्ड मंथ्स नॉर्मल स्टैंडर्ड वेज एट द एंड ऑफ द ईयर, that is bonus. Okay, MBTI test the personality in dash categories. तो MBTI जो है आपकी पर्सनालिटी को कितनी कैटेगरीज में टेस्ट करती है, 4 कैटेगरीज में। MBTI क्या है, एक मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर है, मदर डॉटर ने डेवलप किया था। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस का क्वेश्चनर होता है, जिसके थ्रू आप जाते हो और अपनी पर्सनालिटी के टाइप को चूज कर सकते हो। तो देयर आर 4 कैटेगरीज है ना, देयर आर 4 कैटेगरीज। कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं, एक तो होता है एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन, उसके बाद सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन, एंड देन थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, एंड देन जजिंग वर्सेस परसीविंग। तो ये 4 हमारी कैटेगरीज हैं, और इन 4 कैटेगरीज से कितने पर्सनालिटी टाइप्स बन सकते हैं, है ना। तो अगर देखिए पर्सनालिटी टाइप अगर बोलेंगे तो पर्सनालिटी टाइप वी हैव टू फिल इन दिस 4 स्पेसेस। तो ये या तो एक्सट्रोवर्ट होगा या तो इंट्रोवर्ट होगा। तो यहाँ पे 2 तरीके से फिल हो सकता है, या तो सेंसिंग होगा या तो फिर इंट्यूशन होगा। तो यहाँ भी 2 तरीके से फिल हो सकता है, या तो थिंकिंग या तो फीलिंग। तो 2 तरीके से फिल हो सकता है, और या तो जजिंग या तो परसीविंग, 2 तरीके से फिल हो सकता है। तो 2 into 2 into 2 into 2 दैट कॉम्बिनेशन वो क्या हो जाएगा 16। तो 16 पर्सनालिटी टाइप के बारे में आपको बताता है कौन, MBTI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दैट refers to change of great importance that affects top management and also has major consequence for employees। तो देखिए स्ट्रेटेजिक चेंज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक चेंज क्या होता है, स्ट्रेटेजिक चेंज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके थ्रू या तो बिजनेस पे बड़ा सा चेंज ला रहा है। ठीक है, तो जैसे कि बिजनेस प्रोसेस का रिस्ट्रक्चरिंग कर दिए, या कोई मार्केटिंग प्लान का रिस्ट्रक्चरिंग कर दिए, तो कोई अगर देखिए बेसिकली अगर कोई थ्रेट होता है या अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में, उसके कारण कोई थ्रेट या अपॉर्चुनिटी, स्ट्रैटेजिक मतलब अपने जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करे, उसके लिए आप चेंज ला रहे हो। तो अगर कोई मार्केट में थ्रेट है या फिर अपॉर्चुनिटीज है, उसके लिए कुछ बड़ा सा चेंज करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस में या मार्केटिंग प्लान में, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक चेंज। एंड दैट इज व्हाट यहाँ पे ये टॉप मैनेजमेंट को अफेक्ट करती है एंड हैज मेजर कॉन्सिक्वेंस फॉर एम्प्लॉइज एज वेल। राइट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। यस, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, which is not the most important aspect of collective bargaining। negotiation हम करते हैं collective bargaining में, discussion हम करते हैं, compromise हम करते हैं, confrontation is not at all the most important aspect of collective bargaining। मतलब
कॉन्फिडेंट करना कुछ इंटेलिजेंट चीज नहीं है, कॉन्फिडेंट अपनी बात आगे सामने पिक्चर रखना, तो मतलब ये अंडरस्टूड है, ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि दोनों पार्टीज आमने सामने बैठी, दोनों ने अपने अपने ग्रीवेंसेस, अपने टॉपिक्स बताए, डिस्कशन किया, उसके बाद विन लॉस भी हो सकता है, विन विन भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकता है। तो ये सारी चीजें है, जरूरी है कि एक फ्लूइडिटी हो, दोनों पार्टी डिस्कशन करें, अपनी बातें रखें और किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। कन्फ्रंटेशन कुछ भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं लग रहा है। These three are important. Okay. Next question number 6. If the follower are able and unwilling, the leader will have to use. अगर followers हमारे able है ना, जानकार है, अगर हमारे वो इंटेलिजेंट है, but they are unwilling to follow you. But they are unwilling to follow you, तो लीडर को क्या करना चाहिए? Suppose you are the leader, the followers are able, intelligent, capable, and they do not want to follow you. What you will do? You situational? No. Authoritarian तो बिल्कुल नहीं. Participative. You will have to make sure that their opinions, their views are accounted. है ना? उनको भी आप वो लोग एबल इंटेलिजेंट है, तो आपको उनको फील कराना पड़ेगा कि वो लोग डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, आपको उनको पार्टिसिपेट करवाइए, है ना, आप उनको पार्टिसिपेट करवाइए तो वो विलिंग होंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बी विलिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. डैश इज अ बायस इन विच पीपल टेंड टू एट्रीब्यूट सक्सेस टू देमसेल्व्स एंड फेलियर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। है ना, अगर सक्सेस हो तो हमारे कारण हुआ, और अगर हम फेल हो गए तो कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे हम रीजन को थोप देते हैं। तो सेल्फ बायस, फॉल्स कंसेंसस बायस, सेल्फ सर्विंग बायस या फिर सेल्फ प्रोजेक्शन बायस। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस क्या होता है? ये एक तरह का कॉग्निटिव या परसेप्चुअल प्रोसेस होता है, कॉग्निटिव या परसेप्चुअल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जरूरत हो जाती है कि हम अपना सेल्फ स्टीम मेंटेन करके चले या फिर सेल्फ स्टीम को एनहांस करके चले, है ना। तो हम अपने आप को ओवरली फेवरेबल मैनर में पेश करते हैं। तो अगर कुछ भी गलती होती है तो हम बताते, कुछ भी फेलियर हो जाता है तो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे रीजन एट्रीब्यूट कर देते हैं, और अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो हमारे कारण अच्छा हुआ है, ये हम बताते हैं। द ERG थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, बहुत इजी क्वेश्चन है, अल्फ्रेड, एग्जिस्टेंट रिलेटेडनेस, ग्रोथ, और मॉस्लो लॉ के शुरुआत के 3 इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो नहीं, शुरुआत के 2, तो फिर उसका थर्ड वन एंड द फोर्थ वन है सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम का एक्सटर्नल कंपोनेंट रिलेटेडनेस में आ जाता है, सेल्फ एस्टीम का इंटरनल कंपोनेंट ग्रोथ में आ जाता है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी ग्रोथ में आ जाता है ना। ये मॉस्लो लॉ का एक मॉडिफाइड थ्योरी, इतना तो हमें पता है। नेक्स्ट, डैश, इन डैश ट्रेनिंग the trainee is given an opportunity to handle and observe the job by doing it themselves. वो लोग खुद ही जॉब को ऑब्जर्व करते हैं और करते हैं। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो जाएगी, मेंटरिंग बिल्कुल नहीं। ऑफ द जॉब तो क्लासरूम में होता है। कोचिंग क्या होता है? कोच होता है जो आपको प्लेग्राउंड पे कोच करता है। चक दे इंडिया देखिए, दैट कोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. डैश इज द परसीव्ड वैल्यू ऑफ अ पर्सन अटैच्ड टू द रिवॉर्ड। तो ये सारे क्वेश्चन हमने तो काफी अच्छे से, काफी इजी लग रहे हैं, सब कुछ हमने क्लासेस में सॉल्व किया है। तो बैलेंस क्या होता है? परसीव्ड वैल्यू, पर्सन अटैचेस टू अ रिवॉर्ड। मान लीजिए आपको कोई रिवॉर्ड चाहिए, दैट इज गोइंग फॉर अ PSU जॉब, ठीक है, गोइंग फॉर अ PSU जॉब। अब वहां पर अगर आप जाओगे तो देयर आर सम गुड थिंग्स, देयर आर सम बैड थिंग्स। मे बी बैड थिंग्स ये हो जाएगा कि यू विल हैव टू लिव अवे फ्रॉम योर फैमिली। तो आप किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देते हो? गुड थिंग्स, गुड करियर, यू विल हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो, एंड द same thing that you will have to stay away from home, ये आपका कुछ नेगेटिव है, and there are some big positive things. So sum total of everything is balance. अगर बैलेंस आपका ग्रेटर देन 0 होगा तभी आप रिवॉर्ड की तरफ मोटिवेटेड रहोगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये PSU जॉब्स के जो बैलेंस होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, दैट गुड जॉब, स्टेटस, सैलरी एंड ऑल, जॉब सिक्योरिटी। लेकिन नेगेटिव, हाँ, आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा है, बट ओवरऑल इट्स पॉजिटिव, दैट इज व्हाई इट कॉजेस मोटिवेशन। Question number 11. Which approaches aims at creating the greatest degree of benefit for the largest number of people? है ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सबसे ज्यादा लोगों का, ये मैंने क्लास में भी करवाया है, एंड दैट इज व्हाट इज यूटिलिटेरियन, है ना। जो हमारे क्लास बैच के बच्चे हैं उनको पता होगा यूटिलिटेरियन अप्रोच मतलब कि ग्रेटेस्ट फॉर और कॉमन गुड फॉर ऑल। अब आपके पास को 3 डिसीजन लेने हैं, 3 डिसीजन है A, B, C। अब A सबसे ज्यादा रिस्की है,
सबसे ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन ए से सबसे ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा है, तो आप ए डिसीजन चूज कर ही करोगे, बी और सी नहीं। ये हमारा हो जाएगा यूटिलिटेरियन अप्रोच। AITUC वाज फॉर्म्ड इन 1920, है ना। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? दीवान जमनलाल। प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। ये सब कुछ हमने देखा है, पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट, DAS is concerned with preserving day-to-day orders based on rewards and consideration. तो day-to-day transaction क्या होता है? बैंक में ट्रांजेक्शन होता है, day-to-day transaction, और फिर और rewards and punishment, तो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप में वही होता है ना। बस रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट या कंसिडरेशन के थ्रू जो लीडर है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही फॉलोअर्स को मोटिवेट कर पाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल, कैरिज्मेटिक और डेमोक्रेटिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि डे टू डे की बात हो और रिवॉर्ड्स और कंसिडरेशन की बात हो। इनसे कैरिज्मेटिक लीडरशिप, द लीडर makes the follower attracted to him by his personality, by his speaking skills, है ना। ट्रांसफॉर्मेशनल, आपके विजन को ट्रांसफॉर्म किया जाता है ना। तो लाइक दिस वी हैव स्टडीड ऑल दिस एज वेल। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ 1-to-1 रिलेशनशिप। कभी भी 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन अ सीनियर और जूनियर आएगा तो हमेशा आंसर मेंटरिंग होगा। मेंटरिंग में एक मेंटी होता है, एक मेंटर होता है ना। मेंटी होता है और मेंटर होता है, और दोनों का ही फायदा होता है ना। मेंटरिंग इज व्हाट? मेंटरिंग इज एन एक्सचेंज, ठीक है। तो मेंटी को, और यहाँ पे ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है, तो मेंटी अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछता है मेंटर से, डाउट्स क्लियर करता है, करियर के लिए गाइडेंस देता है, और मेंटर भी उसकी क्यूरियोसिटी से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचता है कि इन केस अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करें। मेंटर भी अपने हिसाब से रिसर्च करता है और उसे गाइड करता है। तो इट्स लाइक एन आई ओपनिंग थिंग फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर ज्यादातर मेंटी, बट मेंटर को एक एक्सचेंज माना जाता है इसको डेवलपमेंट पर। Question number 15, DAS is a change which is aimed at increasing organizational effectiveness through modification in the existing organization structure. तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को हम बढ़ा रहे हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके। यहाँ पे स्ट्रक्चर साफ साफ दिया हुआ है कि आप स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहे हो, तो ये पे स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को ही हम क्या कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में किसने बताया था? BF स्कैनर ने, है ना। BF स्किनर ने बताया था। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को ही ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बिहेवियर जो कि रिइंफोर्स किया जाता है, मतलब बिहेवियर जिसको रिवॉर्ड किया जाता है वो रिपीट होता है, और बिहेवियर जिसको पनिश किया जाता है वो लेस अकर होता है ना। इसी के अंदर आता है क्या क्या? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, जिसमें कि हम रिवॉर्ड देते हैं। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, फिर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है कि कुछ अच्छी चीज होती है जिसको विड्रॉ कर लेते हैं, है ना। पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट, तो ये चारों चीज आती है इसमें। तो रिइंफोर्समेंट एक्चुअली क्या करता है? इंक्रीज करता है टारगेट बिहेवियर को, और पनिशमेंट डिक्रीज करता है टारगेट बिहेवियर को। तो ऑल दिस हमने यहाँ पे पढ़ा है ना। 4 तरह के होते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डैश इज द एक्सटेंट टू विच रूल्स एंड रेगुलेशन परमिट द ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स और रेगुलेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को परमिएट कर रहे हैं, कितना परकुलेट कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये हमारा साफ साफ पता चल रहा है, फॉर्मलाइजेशन आंसर होगा, है ना। फॉर्मलाइजेशन ये होता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना फॉर्मल है, मतलब कितना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन ओरिएंटेड है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वेरिएबल पे। तो वेरिएबल पे हमारा, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ग्रुप वाइज होता है, इंडिविजुअल वाइज होता है, ऑर्गेनाइजेशन वाइज होता है। इंडस्ट्री वाइड एज सच तो नहीं होता कोई वेरिएबल पे। अगर इंडस्ट्री, मान लीजिए बाई चांस कुछ अगर इंडस्ट्री में कुछ अच्छा हुआ, कुछ चेंज हुआ, कुछ मर्जर एक्विजिशन हुआ, तो उसके हिसाब से वर्कर को कुछ अगर कभी कुछ सम देना चाहती है, तो दैट इज व्हाट इज इंडस्ट्री वाइज इंसेंटिव, ये कोई वेरिएबल पे नहीं होता है। Question number 19, a set of structured activities implemented in the organization with an aim to improve the effectiveness of organization, है ना, is called intervention. Intervention क्या होता है? Intervention is any process which has intervened and proved to be very effective, है ना। कोई ऐसा प्रोसेस जो कि इंटरवीन कर देती है एंड चेंजेस द स्टेटस को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चला आ रहा है उसको चेंज करके कुछ बढ़िया कर देती है। दैट इज व्हाट इज इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज आपका ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक स्मूथ चल रहा था, कहीं कहीं कुछ दिक्कत है, बट कोई प्रोसेस आई, उसने इंटरवीन किया
और स्टेटस को चैलेंज किया और कुछ अच्छा इंप्रूव कर दिया, दैट इज व्हाट इज इंटरवेंशन। जैसे कि अचानक से 360 डिग्री अप्रेजल आप लाते हो, इन बास्केट एक्सरसाइज लाते हो, है ना, कुछ अगर ये तो एचआर इंटरवेंशन हो गया। ओडी इंटरवेंशन में कुछ सप्लाई चेन में आप इंटरवेंशन लाते हो, मार्केटिंग के न्यू टेक्निक्स लाते हो, तो वो क्या हो जाता है, इंटरवेंशन हो जाता है। तो सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज इंप्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन विद एन एम टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरवेंशन। द मेन एम ऑफ आईएलओ, आईएलओ का मेन एम क्या होता है, आईएलओ का मेन एम होता है कि इंटरनेशनली लेबर के स्टैंडर्ड को बना के रखना, लेबर के स्टैंडर्ड के नॉर्म्स डिसाइड करना। प्रमोशन ऑफ राइट्स एट वर्क इज आल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट वर्क ऑफ आईएलओ। बाकी ये सारा कुछ नहीं होता है, ये सारा आईडी एक्ट में है हमारा, है ना, बट नॉट ऑफ आईएलओ। क्वेश्चन नंबर 21, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज प्रपोज्ड बाय पीटर डकर इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसकी सबसे फेमस बुक है पीटर डकर की, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बुक कब आई थी, 1954 में। उसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में ये गोल्स ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो डिवाइड कर दिए जाते हैं और हर एक डिपार्टमेंट को दे दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट से फिर इंडिविजुअल्स को दे दिए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि भाई आप खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। गोल्स हमारे स्मार्ट होते हैं, है ना। फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, इंडिविजुअल्स गोल्स बनते हैं, स्मार्ट गोल्स होते हैं, क्रिएटिविटी के साथ उनको गोल्स को फुलफिल करना होता है और लास्ट में चेक करते हैं किस इंडिविजुअल ने कितना गोल को फुलफिल किया। Question number 22, dash signifies commonly held belief, mindset and assumption that shape how work is done in the organization. तो ये हमारे core values होते हैं। Yes. तो dash commonly signify commonly held beliefs, mindset and assumption that shape how work is done in the organization. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज नहीं बताते। पॉलिसीज क्या हो सकती है, पॉलिसी हो सकती है नो स्मोकिंग इन दी, पॉलिसी हो सकती है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस को अडॉप्ट करना है। तो पॉलिसी गाइड दी एक्शन बट शेप हाउ वर्क इज डन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ये होते हैं कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिलीफ, माइंडसेट और अजम्पशन को सेट करते हैं कि काम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लीडरशिप इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस। देखिए थोड़ा ट्रिकी सा लग रहा है कि कौन सी लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस पे डिपेंड करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस की अगर बात आती है तो हमारा आंसर ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप हो जाएगा। देखिए ब्यूरोक्रेटिक में क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन की बात की जाती है जो एक तरह से स्टेटस को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। जैसे कि हेल्थ केयर के लिए क्या होना चाहिए, सेफ्टी एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए, है ना। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितने ज्यादा चेक्स है, वो सारा ही अल्टीमेटली स्टेटस को डिफाइन करता है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप होना चाहिए। Question number 24, which level of OD is concerned with development of skills and improvement of value system for effective teamwork and personal development? कौन सा level of OD है ना। तो OD या तो से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्किल्स का डेवलपमेंट हो और पर्सनल डेवलपमेंट हो, इफेक्टिव टीम वर्क हो। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंट्रापर्सनल, है ना। क्वेश्चन क्या है, विच लेवल ऑफ OD इज कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वैल्यू सिस्टम। हम किसी भी इंसान का स्किल को डेवलप करें, उसका वैल्यू सिस्टम को इम्प्रूव करें ताकि वो टीम में अच्छा काम करे और पर्सनल डेवलपमेंट भी हो। तो साफ साफ क्या दिख रहा है, पर्सनल डेवलपमेंट, किसी पर्सन के स्किल का डेवलपमेंट, किसी पर्सन के स्किल के वैल्यू सिस्टम का इम्प्रूवमेंट हो। तो यहाँ पर हमारा इंट्रापर्सनल डेवलपमेंट की बात होगी, इंट्रापर्सनल डेवलपमेंट की बात होगी, जिसमें एटीट्यूडिनल स्ट्रक्चरिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, जो हारी विंडो, ये सब कुछ यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ देम इज नॉट यूज्ड इन द क्लासरूम ट्रेनिंग मेथड। क्लासरूम ट्रेनिंग मेथड कौन सा नहीं है, लेक्चर क्लासरूम ट्रेनिंग मेथड है, रोल प्ले क्लासरूम ट्रेनिंग में होता है, केस स्टडी क्लासरूम में हमने खुद किया है, और रियल टाइम एक्सपीरियंस कभी भी क्लासरूम में नहीं होता, रियल टाइम क्लासरूम के बाहर ही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज परसीव्ड बाय कस्टमर एज डिस्टिंक्टिव। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि कस्टमर डिस्टिंक्टिव परसीव करे, मतलब डिफरेंट परसीव करे। अभी अचानक से आपने शार्क टैंक में देखा कि
पर्सनलाइज्ड हेयर केयर के लिए कोई ब्रांड आई थी, रेवल और समथिंग, तो वो क्या था, वो काफी ज्यादा डिस्टिंक्टिव था। तो वो रेवल का एक डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी था कि हम ऐसा कोई प्रोडक्ट लाए जो कि मार्केट में कभी है नहीं, लोगों को बिल्कुल ही डिफरेंट लगे, तो वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी हो जाती है। इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज फॉर्म्ड बाय स्टैसी एडम्स। बहुत आसान है। इक्विटी थ्योरी में क्या होता है कि लोग इस तरह से मोटिवेट होते हैं कि जो रिवॉर्ड्स है वो सारे इक्वल दिए जा रहे हैं, जो जो लोग इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको। अगर ऐसा फील होता है कि इक्वल रिवॉर्ड्स नहीं दिए जा रहे हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं एम्प्लॉइज। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीफ एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एथिकल वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीफ सारे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आते हैं। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर है हमारे एथिकल वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स, प्राइमरी वैल्यूज, सारे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आते हैं। कोड ऑफ एथिक्स पूरा का पूरा कोड है जो कि एक एथिकल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो एथिक्स इज एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स होता है ना, सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं, सेट ऑफ बिलीव्स, नॉर्म्स होते हैं, सब इसी के अंदर आ जाते हैं, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 C's ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो 3 C's ऑफ बिजनेस एथिक्स, इस क्वेश्चन में एक्चुअली मुझे डाउट है, ठीक है, बिकॉज 3 C's ऑफ बिजनेस एथिक्स मैंने जो देखा है वो है कंट्रीब्यूशन, है ना, कि आप बिजनेस एथिक्स की बात हो रही है ना, कि आप अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कितना सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आई फाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है, कंप्लायंस। कंट्रीब्यूशन के बाद होता है कंप्लायंस, कि आप कितना ज्यादा कंप्लाई कर रहे हो विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। लैंड के रूल्स हो सकते हैं, कस्टम के, मोरल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन होते हैं, तो आप कितना कंप्लाई करते हो। और तीसरा होता है कॉन्सिक्वेंस, है ना, कि कोई इंटरनल या एक्सटर्नल अनइंटेंशनल थिंग जो कि बिजनेस कॉज की कॉन्सिक्वेंस, जैसे कि कितना वेस्ट जमा हुआ और कितना आपने एयर पोल्यूशन किया और कितना आपने प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया, तो वो एक हो जाता है क्या, कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लायंस तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, तो आई फाइंड कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, कंप्लायंस होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, dash occurs when raters fail to distinguish among different aspect of performance of an employee। तो किसी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का डिफरेंट एस्पेक्ट, अलग अलग एस्पेक्ट आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको शुरुआत में ही आपको एक पर्सन का कोई एटीट्यूड अच्छा लग जाता है, आपको लगता है वो पर्सन ओवरऑल अच्छा है ना, और आपके परफॉर्मेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट को आप देख नहीं पाते, तो ये हेलो इफेक्ट होगा। इनफैक्ट अगर हॉर्न इफेक्ट भी रहता तो भी वो भी आंसर होता, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी एरर ये बिल्कुल गलत है। सेंट्रल टेंडेंसी एरर में आप सबको एवरेज मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। लीनियंसी मतलब आप बहुत लेनियंट हो, बहुत ज्यादा लीनियंट, बहुत ज्यादा इजीली आप सबको रेट कर देते हो, आप एक एक चीज चेक नहीं कर रहे हो। सिवियरिटी, आप लीनियंसी एंड सिवियरिटी एज ऑपोजिट, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, छोटा सा भी एम्प्लॉय का मिस्टेक है तो आप बहुत ज्यादा उसके मार्क्स कट कर ले रहे हो, दैट इज सिवियरिटी। ओके, यस, तो ये तीनों ही इसमें नहीं होंगे, हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 होगा। 360 डिग्री फीडबैक इन्वॉल्व अप्रेजल बाय हर किसी से। 360 मतलब क्या, कि आप जिससे भी रिलेटेड हो, सीनियर, जूनियर, सेम लेवल के पीयर एंड कस्टमर, सब लोग आपको अप्रेज करेंगे, तो एनीवन हु इज इन डायरेक्टली कांटेक्ट विद द अप्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी स्ट्राइक। तो प्राइमरी स्ट्राइक मतलब कि जो सोर्स है स्ट्राइक का आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है। सिंपैथेटिक स्ट्राइक में क्या होता है कि कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइक कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट करना चाहते हो, इसलिए आपने स्ट्राइक किया। ठीक है, अब स्टील कंपनी मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है गारमेंट्स की, ठीक है, तो वो दिल्ली में स्ट्राइक करिए किसी रीजन के लिए, और आप यहाँ पर, और आप मान लीजिए कि मद्रास में हो, आप मद्रास में हो पर दिल्ली में स्ट्राइक हो रहा है, और आपने मद्रास में इसके लिए स्ट्राइक कर दी क्योंकि आप सारे वर्कर्स को जो रीजन है दिल्ली के स्ट्राइक का वो बिल्कुल सही लगा, तो उनके सपोर्ट में आपने मद्रास में स्टार्ट की थी। प्राइमरी स्ट्राइक नहीं है, प्राइमरी स्ट्राइक वो होगा दिल्ली वालों के लोगों के लिए प्राइमरी स्ट्राइक होगा, बट रीजन को सपोर्ट करने के लिए आपने मद्रास में स्ट्राइक की, वो प्राइमरी स्ट्राइक नहीं होगा। ये तीनों हमारे प्राइमरी स्ट्राइक होंगे बिल्कुल। किसी को कोई डाउट लगेगा तो आप कमेंट कीजिए, फिर कमेंट के रिप्लाई में सारा डाउट सॉल्व किया जाएगा, लास्ट में भी सारा डाउट सॉल्व किया जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे
कि इसमें ये आंसर क्यों नहीं हुआ, या फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो भी आपको बताया जाएगा. Dash error occurs when scores from previous review period unjustly influence current rating. है ना, पहले का 2 साल से 3 साल पहले का जो स्कोर है वो करंट रेटिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है. इसको क्या होता है, स्पिल ओवर इफेक्ट. स्पिल ओवर इफेक्ट में क्या होता है कि पहले का कुछ स्पिल होकर के प्रेजेंट में गिर जा रहा है, प्रेजेंट में स्पेल हो जा रहा है. अब आपने 2-3 साल पहले अपनी कंपनी में बहुत सारी गलतियां की सपोज, तो इस साल आप काम अच्छा भी करोगे तो मैनेजमेंट ये सोचेगी कि ये पर्सन तो हर बार गलती करता है, इस बार इसको कम रेटिंग दो. या फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इस साल आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो दैट गॉट आल्सो गॉट स्पिल्ड इन प्रेजेंट कि आपको इनफैक्ट आपको एवरेज रेटिंग मिलनी चाहिए पर आपको वो बहुत अच्छी रेटिंग मिली क्योंकि आपका पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा था. दैट इज स्पिल ओवर इफेक्ट. Dash is a pay in which employees are paid based on whether they acquire new knowledge or skills. है ना, तो आप कितना न्यू नॉलेज एक्वायर करते हो, कितनी स्किल्स एक्वायर करते हो, उसके बेसिस पे जो आपको पेमेंट मिलती है. कमीशन वगैरह तो हमने डिस्कस किया, ये होता है स्किल बेस्ड पे. अब सीधा सीधा नाम पे है, क्वेश्चन में भी स्किल्स लिखा है कि आप कितना ज्यादा नॉलेज और स्किल्स अप्लाई करते, एक्वायर करते हो, दैट इज योर स्किल बेस्ड पे, है ना. 10 स्किल्स के क्लासेस चल रही हैं, आपने सारे अटेंड किए, सारा कुछ सीखा, तो एक उसमें आपको जो पेमेंट मिला है स्किल बेस्ड पेमेंट, है ना. क्वेश्चन नंबर 36, डैश refers to assembly of new capabilities through internal coordination and external networking. है ना, न्यू कैपेबिलिटीज आप एनहांस कर रहे हो कैसे, इंटरनल कोऑर्डिनेशन से. अपनी कंपनी में इंटरनल कोऑर्डिनेशन से आप बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, काम काफी अच्छे से कर रहे हो, एक्सटर्नल नेटवर्किंग भी कर रहे हो और उसके थ्रू आप न्यू कैपेबिलिटीज को डेवलप कर रहे हो. तो दैट इज व्हाट इज कॉम्पिटेंस. देखिए कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंस मतलब सिंपल अगर बोला जाए तो जो भी आपको काम दिया जा रहा है, यू आर डूइंग दैट वेल, है ना. यू आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क और जॉब इफेक्टिवली. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज कॉम्पिटेंस, सिंपल. तो यहाँ पे भी देखिए कि न्यू कैपेबिलिटीज है थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्किंग. यू आर डूइंग योर जॉब वेल. अगर इफ यू इन केस डू योर जॉब वेल, एनी जॉब एट होम आउटसाइड एनीथिंग, तो यू विल डेवलप न्यू कैपेबिलिटीज जिससे कि आप सब कुछ ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगे. दैट इज व्हाट इज कॉम्पिटेंस. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग वाज डेवलप्ड बाय कर्ट लेविन. वेरी इजी. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को टी ग्रुप ट्रेनिंग कहते हैं, लेबोरेटरी ट्रेनिंग कहते हैं, है ना. और यहाँ पे जो इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप किया जाता है ताकि अगर आप टीम या ग्रुप में वर्क करें अलग अलग तरह के लोगों के साथ, तो आप अच्छे से खुद के इमोशंस, उनके इमोशंस को भी समझ सके, डील कर सके और बहुत इजीली इन अ ल्यूसिड वे आप डिस्कशन करके कंक्लूजन पर आ सके. दैट इज व्हाट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. Question number 37, when someone from organization is sent to handle specific job. ऑर्गेनाइजेशन से आपको कहीं और किसी स्पेसिफिक जॉब को हैंडल करने के लिए भेजा जा रहा है. तो यहाँ पे एक अंडरस्टूड है कि कहीं भेजा जा रहा है मतलब आप वापस भी आएंगे. ये टेम्पररी असाइनमेंट है, तो टेम्पररी असाइनमेंट इज डेप्यूटेशन, है ना. तो यही डिफरेंस होता है डेप्यूटेशन में. डेप्यूटेशन मतलब कि आपको टेम्पररीली, डेप्यूटेशन मीन्स कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, सेंट टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ट्रांसफर परमानेंट होता है, डेप्यूटेशन परमानेंट नहीं होता. काम खत्म हो गया, वापस आना है आपको. क्वेश्चन नंबर 38, डैश इज अ मेथड इन व्हिच अ पर्सन इज सिलेक्टेड एंड ट्रेन्ड टू रिप्लेस द फुल्ली ट्रेन्ड कोच इन केस ऑफ इमरजेंसी. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. अंडर स्टडी. अंडर स्टडी में क्या होता है, मान लीजिए कुछ बोर्ड मेंबर्स हैं, वो रिटायर होने वाले 2 साल तक, 2 साल के बाद, तो अब उनकी जगह पर आपको उनका प्लेस ऑक्यूपाई करना है. तो आपको पहले से ही पूरा ट्रेन किया जाता है, बोर्ड मेंबर्स की इंपॉर्टेंट मीटिंग में बुलाया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व किए करते हैं, कैसे करते हैं, इन्वॉल्व किया जाता है, सो दैट यू कैन टेक देयर प्लेस व्हेन दे रिटायर. और कोई अगर लॉन्ग एब्सेंस हो, उनको इलनेस है, तो उसे हम अंडर स्टडी कहते हैं. अंडर स्टडी का पर्पज यही होता है, मेथड इन व्हिच ट्रेनीज आर प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म द वर्क और फिल द पोजीशन ऑफ देयर सुपीरियर, है ना. तो understudy fills the position of superior that is about to leave the job due to promotion, retirement, transfer or anything. ठीक है, चलिए. which one of the below mentioned characteristics is not a feature of learning organization. learning organization का concept किसने दिया था, पीटर सेंज ने. पीटर सेंज ने अपना बुक लिखा था. कौन सी बुक थी उनकी, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. तो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की 5 चीजें बताई थी. कौन कौन सी 5 चीजें थी, शेयर्ड विजन जो कि इसमें दिख रहा है, मेंटल मॉडल्स, टीम लर्निंग,
टीम लर्निंग, पर्सनल मास्टरी एंड सिस्टम थिंकिंग। पर्सनल मास्टरी एंड सिस्टम थिंकिंग, तो पर्सनल मास्टरी तो इसमें से कहीं नहीं, ओपन इंफॉर्मेशन भी हो सकता है हमारा कि सिस्टम थिंकिंग में आ सकता है, पर्सनल मास्टरी में आ सकता है कि हाँ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हमारा अच्छा होना चाहिए, लेकिन ओनली फॉर्मल नेटवर्क, इसकी बात तो बिल्कुल नहीं की जा रही। कौन कौन से 5 प्रिंसिपल थे? शेयर्ड विजन, ओके, विजन हमारा शेयर हमें करना है। मेंटल मॉडल्स, मतलब मेंटली सारे लोग प्रिपेयर्ड हैं कि क्या क्या काम होना है, दे आर और दे नो। टीम बेस्ड लर्निंग, पर्सनल मास्टरी एंड सिस्टम थिंकिंग। सिस्टम थिंकिंग सब साथ में सोचें, तो ओपन इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा सिस्टम थिंकिंग के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करनी है, बट फॉर्मल नेटवर्क की कोई भी बात नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 40, डैश इज अ सिचुएशन व्हेन मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, है ना। तो ये तो आपको पता है, ले ऑफ है। ले ऑफ का डेफिनेशन किसमें है? आईडी एक्ट में है। आईडी एक्ट में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2KK। सेक्शन 2KK में ले ऑफ के डेफिनेशन की बात की जाती है, जिसमें क्या बताया गया है कि मैनेजमेंट जॉब नहीं प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करता है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, या फिर accumulation of stock, या फिर breakdown of machinery due to natural calamity, so he is not able to provide employment to the worker whose name is born on the muster roll, है ना। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए ले ऑफ नहीं होता है, जिनका नाम मस्टर रोल में है आप उन्हीं को ले ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, डैश आर वेलफेयर एक्टिविटीज प्रोवाइडेड विद इन द फैक्ट्री इंट्राम्यूरल। फैक्ट्री के बाहर जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पर कुछ फैसिलिटीज हैं, जैसे कि मंदिर हो गए और स्कूल्स हो गए बच्चों के लिए, तो वो एक्स्ट्रा म्यूरल हो जाएगा। सेक्शन 2K ऑफ द फैक्टर्स एक्ट डिफाइंस, 2K मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफाइन करता है। सिमिलरली फैक्टर्स एक्ट में आपको याद रखना है, सेक्शन 2L वर्कर को डिफाइन करता है, सेक्शन 2M फैक्ट्री को डिफाइन करता है, सेक्शन 2A एडल्ट को डिफाइन करता है ना। 2B आई थिंक एडोलेसेंट को डिफाइन करता है, 2C चाइल्ड को डिफाइन करता है, 2D यंग पर्सन को डिफाइन करता है। यंग पर्सन मींस एनी पर्सन हु इज ईदर चाइल्ड और एडोलेसेंट। ये सारे सेक्शंस आपको रटे होने चाहिए, हर समय आते हैं। द 5 पर्सनालिटी टेस्ट एज पर बिग फाइव पर्सनालिटी टेस्ट आर। तो बिग 5 किसने दिया था? बिग 5 हमने दिया था, JM डिगमैन ने दिया था, है ना। JM डिगमैन ने दिया था। ओशियन मॉडल भी इसे कहते हैं। तो ओशियन मॉडल इज ओपननेस। तो ओपननेस देखिए किसमें है? हाँ, ओपननेस OCE फॉर एक्सट्रावर्जन, A फॉर एग्रीएबलनेस एंड N इज न्यूरोटिसिज्म, जिसे हम इमोशनल स्टेबिलिटी भी कहते हैं। योर पर्सनालिटी इज कंसीडर्ड बेटर, अगर आप इन सभी में हाई रैंक करते हो और आपकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं समझी जाती अगर ज्यादा में आपने नेगेटिव रैंक किया, या फिर मान लीजिए आप इंट्रोवर्ट हो, यू डू नॉट अग्री वेल, या फिर आप में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट वो लो डाउन करती हैं। इन जनरल ऐसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, which of the characteristics mentioned below does not make a performance appraisal effective? परफॉर्मेंस अप्रेजल इफेक्टिव, इसमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं करती हैं? तो टॉप मैनेजमेंट हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल को इफेक्टिव बनाते हैं, बताते हैं कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इन अ एम्प्लॉय, और उससे मैच करते हैं। ट्रेनी ऑपरेटर्स भी अफेक्ट करते हैं हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल को, कि हमारे रेटर टॉप लेवल है कि नहीं, उनका ट्रेनिंग अच्छे से हुई कि नहीं। फीडबैक भी अफेक्ट करता है। बट एनोनिमिटी से क्या मतलब है? एनोनिमिटी डज नॉट मेक अ परफॉर्मेंस अप्रेजल इफेक्टिव। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आए हैं। अगर आपके सिलेबस पे पकड़ है, आपने सब चीज अच्छे से पढ़ा है, तो all these questions are just doable. When an employee tells an employer who is breaking the law, he or she is referring to as, तो एम्प्लॉय ना एम्प्लॉयर को कोई रॉन्ग डूइंग के बारे में बताता है, कुछ अगर मिस हैपनिंग हुई है उसके बारे में बताता है, देन दैट इज विशल ब्लोइंग। सिंपल क्वेश्चन है। द प्रोविजन फॉर कूलिंग वाटर हॉट वेदर शुड बी मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इफ एम्प्लॉइज 250 और मोर। यहाँ पे कैंटीन में होता है कूलिंग वाटर, और ये प्रैक्टिस एक्ट है 250 और मोर एम्प्लॉइज चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। Which intervention is known as process innovation and core process redesign? Business process redesign definition ही दिया हुआ है। तो business process redesign को हम क्या कहते हैं? री-इंजीनियरिंग। business process री-इंजीनियरिंग, जिसे किसने दिया था? हैमर एंड चैम्पी, है ना। हैमर एंड चैम्पी ने हमारा
बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग के बारे में बताया था, डेफिनेशन बताया था। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग क्या होता है? पूरे बिजनेस का आप रेडिकल रीडिजाइन करते हो सारे बिजनेस प्रोसेसेस का, जिससे कि ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होता है। अब आप कहीं किसी डिपार्टमेंट में आपको सारे पर्सन्स को हटा के रोबोट्स लगा दोगे और ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो वो भी एक तरह का बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग ही है। जॉब रोटेशन इन्वॉल्व, जॉब रोटेशन में क्या होता है? तो जॉब रोटेशन में अगर आप सपोज आप मैनेजर हो सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, तो आपको कहाँ पे भेजा जाएगा? आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स मैनेजर, सॉरी फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेजर लेवल। एंड देन तो उसी लेवल के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड देन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो जिस लेवल पर आपको उसी लेवल में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट पे आपको क्या होगा? आपको वर्क करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट इज जॉब रोटेशन, है ना? दैट इज व्हाट इज जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में जो सेम लेवल होता है, सेम लेवल पे अब यू आर एट दिस लेवल, तो इस लेवल पे और कौन कौन से बिजनेस प्रोसेसेस हैं आप उनको पास जाते हो और उनका भी काम देखते हो, ताकि इस लेवल पे अगर आप यहाँ पर हो तो आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के सेम लेवल को आपको समझ में आ जाए। दैट इज व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। Next, question number 49. Dash method is used when some factual knowledge has to be imparted to managers. तो मैनेजर्स को फैक्चुअल नॉलेज देनी है। तो मैनेजर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग होती है। कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग होती है, उनमें उनकी क्रिएटिव स्किल्स, उनकी डिसीजन टेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। तो डिसीजन टेकिंग स्किल्स और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम इन बास्केट एक्सरसाइज, मैनेजमेंट गेम्स, रोल प्लेइंग, सिमुलेशंस, ये सब यूज करते हैं। उनका एक पर्सनालिटी, उनका कॉन्सेप्ट, उनका माइंड का कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर फैक्चुअल नॉलेज देना है, उनको कुछ फैक्ट बताना है, तो हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, स्टेप 1 दिस यू हैव टू डू दिस, स्टेप 2 इज दिस, स्टेप 3 इज दिस, इफ यू मूव फॉरवर्ड स्टेप 3। अब जैसे मैनेजर्स को चैट जीपीटी की ट्रेनिंग देनी है, तो हम उनको एक स्लाइड बनाएंगे जिसमें दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस, तो उनको एक प्रोग्राम की तरह सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देंगे कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन चैट जीपीटी, राइट? ये तीनों तो हमारा कॉन्सेप्चुअल स्किल्स बढ़ाते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Under the Factories Act, an adult is a person who has completed the age of 18 years. Section 2A, very first definition you will find it in the Factories Act. So with this, I'll be ending the session. I hope आपको ये सेशन इंसाइटफुल लगा। जिस किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, क्वेश्चन नंबर कमेंट करेंगे, कोई आंसर में डाउट होगा कमेंट करेंगे, बताएंगे। नेक्स्ट की जो क्वेश्चंस है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग इन पार्ट 2। और यस, so thank you all for your time. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.